जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी गुड। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग इनकम। हमने लास्ट जो फ्राइडे को जो लेक्चर लिया था ट्रेडिंग इनकम का, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेडिंग इनकम क्या होती है और ट्रेडिंग इनकम में किस तरीके की चीज़ें जो है वो आएंगी। तो आपको जो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी उसमें मैंने ये बताया था कि जो ट्रेडिंग इनकम होती है वो एक इंसान के अपने बिजनेस की इनकम होती है और उसका जो प्रॉफिट होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं, क्योंकि आपको मैंने डिफरेंस बताया था अकाउंटिंग और टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट के बारे में। मैंने आपको ये बताया था कि क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स के जो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से एस्टिमेट्स के तौर पर ली जाती हैं, लेकिन टैक्स पर्पस के लिए एचएमआरसी उन एस्टिमेट्स को कंसिडर नहीं करती। तो होता क्या है कि एचएमआरसी कहती है कि ये आपने जितने भी एस्टिमेट्स किए हैं इनको निकाल दो, ठीक है, या ऐसी चीजें निकाल दो जिन पर दूसरे तरह के टैक्स लगने हैं और हमारी गिवन चीजें जो है वो ऐड कर दो। तो आपको मैंने ये बात बताई थी कि अगर आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट आपको गिवन है तो उसमें से डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ऐड बैक किया जाता है, डिसअलाउड इनकम को माइनस किया जाता है, अलाउड एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है और डिसअलाउड इनकम को ऐड बैक किया जाता है। ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने इस तरीके की एडजस्टमेंट्स करनी थी। अब वो जो लास्ट क्लास में मैंने एडजस्टमेंट्स आपको करवाई थी, आपने अब दो बातें याद रखनी है। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आपका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट को दो तरह से असेस किया जा सकता है। जिस तरह हमने प्रॉपर्टी इनकम की बात की थी कि आपकी जो प्रॉपर्टी इनकम है वो हमारे पास जो है बाय डिफॉल्ट कैश बेसिस पे होती है, इसी तरीके से आपका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है वो भी दो तरीके से जो है वो असेस किया जाता है। एक होता है एक्रूवल बेसिस। ओहो, वन सेकेंड। एक होता है, सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा। हम्म, ठीक हो गया। एक होता है एक्रूवल बेसिस, ठीक है, BASIS, यस। और एक होता है कैश बेसिस, ठीक है। अब जो लास्ट क्लास में मैंने आपको तरीका बताया था कि अकाउंटिंग प्रॉफिट को आपने यूटिलाइज करना है, उसमें से एडजस्टमेंट्स करनी है और आपने अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स आप करोगे और वो आपका जो ट्रेडिंग प्रॉफिट बनेगा दिस वाज इन एक्रूवल बेसिस, ठीक है। ये आपने एक्रूवल बेसिस में करना है। लेकिन अब हम आज ये देखते हैं कि कैश बेसिस में आपने क्या बात करनी है। तो आपने याद रखना है कि कैश बेसिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। आपका जो भी प्रॉफिट हुआ आप उसको ले लो, उसमें से जो जिन चीजों का आप कैश पे कर चुके हो माइनस कर दो और जिन चीजों से कैश आपको मिल चुका है वो आप ऐड बैक कर देते हो, ठीक है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग प्रॉफिट को दो तरह से असेस किया जाता है, एक्रूवल बेसिस से एंड कैश बेसिस से, ठीक है। एक्रूवल बेसिस में क्या होता है कि जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था दैट वाज फॉर एक्रूवल बेसिस। अब कैश बेसिस आज हमने बात करनी है। कैश बेसिस में क्या होगा कि आपको जो भी कैश रिसीव हुआ है वो ऐड होता है और जो भी आपने कैश पे किया है वो माइनस हो जाता है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट पे आप जो हो इस तरीके से अपना एडजस्ट कर देते हो। वैसे ऑल्दो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैश बेसिस में हम इतना कोई अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट का डिफरेंस चेक नहीं करते, वो ज्यादातर एक्रूवल बेसिस में जो है वो हो जाता है, ठीक है। बस आपने ये बात याद रखनी है कि कैश बेसिस में क्या होता है। कैश बेसिस में नो कैपिटल अलाउंस आपको अलाउ जो है वो नहीं होता। तो आप यहाँ लिखेंगे नो कैपिटल, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गए, नो कैपिटल अलाउंस इज, ठीक है। तो आपका कोई भी कैपिटल अलाउंस जो है वो अलाउड नहीं होता। एक्रूवल बेसिस में कैपिटल अलाउंस मिलेगा, कैश बेसिस में कैपिटल अलाउंस जो है वो नहीं मिलेगा। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब याद रखिएगा जिस तरह मैंने आपको एक्रूवल बेसिस में बताया था कि लैंड की
एक्सपेंसेस, बिल्डिंग के एक्सपेंसेस या कार के एक्सपेंसेस जो हैं वो अलाउ नहीं किए जाएंगे। कैश बेसिस में भी यही सिनेरियो है। वो जो रूल्स मैंने आपको लिखवाए थे वो रूल्स आपने याद रखने हैं, वो ही रूल्स कैश बेसिस में लगेंगे, वही रूल्स एक्रूवल बेसिस में लगेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि एक्रूवल बेसिस पे तमाम चीज़ें आ जाएंगी जो उस स्पेसिफिक टैक्स ईयर से रिलेट करेंगी, और जो आपकी एक्रूवल और जो आपकी कैश बेसिस होंगी उसमें आपकी वही चीज़ें आएंगी जो जिनके बारे में आपने कैश पे कर दिया होगा। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट को याद रखिएगा, दो बेसिस पे असेस किया जाता है, एक्रूवल बेसिस पे और कैश बेसिस पे। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। एक्रूवल बेसिस पे जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वो तमाम चीज़ें आपने याद रखनी है। कैश बेसिस में क्या होगा, जिन चीज़ों से आपने कैश रिसीव किया है उनको ऐड कर दिया जाएगा, जिन चीज़ों पर कैश आपने पे किया है उनको आपको माइनस करना होगा। कैश बेसिस में आपको कैपिटल अलाउंसेस जो है वो अलाउड नहीं होते। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हम एक और जो है वो छोटी सी चीज पढ़ लेते हैं। अस्सलाम अ, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम समीर, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। समीर, आपने लास्ट वाला लेक्चर लिया था? जी सर। चलें ठीक है, चलें। अ, अब हम एक छोटी सी चीज की बात करते हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ कार। देखिए जी, ट्रीटमेंट ऑफ कार एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था एम्प्लॉयमेंट इनकम पे भी, सो दस जो है ये ट्रेडिंग में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ कार जो है वो डिपेंड करेगा आपकी बेसिस के ऊपर कि आप कौन सी बेसिस जो है वो यूज कर रहे हो। अगर तो आप एक्रूवल बेसिस यूज करते हो, ठीक है, अगर आप एक्रूवल बेसिस यूज कर रहे हो तो आपको याद रखना होगा कि क्योंकि कार एक एसेट है जो कि डेप्रिशिएट होता है, तो उससे मिलने वाला, सॉरी, उसके अगेंस्ट आपको कैपिटल अलाउंस मिलेगा। तो आपने इसको हम यूँ लिख लेते हैं, कैपिटल अलाउंस एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ कार। अगर तो आप एक्रूवल यू बेसिस यूज कर रहे हो ट्रेडिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए, तो आपने कार के केस में कैपिटल अलाउंस और रनिंग का कॉस्ट जो है वो दोनों ही आपके लिए जो है एक अलाउेबल एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट की जाएंगी। तो याद रखना है ये आपका जो है वो अलाउेबल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अगर तो एक्रूवल बेसिस यूज हो रही है, आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में, तो कार के केस में कैपिटल अलाउंस और रनिंग कॉस्ट ऑफ कार दोनों ही अलाउेबल एक्सपेंस हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कैश बेसिस पे बात करें, तो कैश बेसिस पे अभी मैंने आपको बताया कि क्योंकि कैपिटल अलाउंसेस जो हैं वो आपके नहीं होंगे, तो आपने क्या करना है। अब आपने जो है इसके पास आपके दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन ये होता है कि जो भी आपकी रनिंग कॉस्ट होती है, जिस तरह हमने एक्रूवल बेसिस में किया, आपकी वो माइनस कर दें, रनिंग कॉस्ट को आप डिडक्ट कर दें। और सेकंड ऑप्शन ये होता है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, आप उस कार के अगेंस्ट SMA अलाउंस जो है वो क्लेम कर दें। अब SMA अलाउंस क्या होता है ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सिर्फ आपने बस यहाँ पर बात ये याद रखनी है कि जब हमारे पास गाड़ी आएगी ट्रेडिंग प्रॉफिट के केस में, अगर कार मेंशन है, तो दो बेसिस होंगी, एक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस। एक्रूवल बेसिस में सिंपली कैपिटल अलाउंस रनिंग कॉस्ट ऑफ कार माइनस कर दिया जाएगा अलाउेबल एक्सपेंस के तौर पे। और कैश बेसिस है तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप रनिंग कॉस्ट माइनस कर दें, अगर रनिंग कॉस्ट नहीं दी हुई, कुछ भी नहीं उसके बारे में दिया हुआ, तो फिर उसके अगेंस्ट हम एक स्पेशल अलाउंस जो है वो क्लेम करेंगे जिसको SMA अलाउंस कहते हैं। ये हम जो है कैपिटल अलाउंसेस के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे हम थोड़ा सा जो है वो मजीद आगे जाते हैं और हम यहाँ पर आपकी बुक को जो है वो कवर अप करते हैं। अच्छा जी,
आई होप सो आपको बुक जो है वो नज़र आ रही होगी। अच्छा, अब हम जो बात करेंगे थ्योरेटिकल बात है इस पे, एक आध कभी कभी एमसीक्यू आ जाता होता है, ठीक है। जिस तरह हमने डिफरेंस देखा था एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है, इसी तरीके से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कब एक बंदा ट्रेड करेगा और कब एक बंदा ट्रेड नहीं करेगा। यानी लेट्स से अगर एक बंदा एक ट्रांजैक्शन करता है तो क्या वो ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग इनकम में इंक्लूड की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो इसके लिए जो है हमारे पास जो है वो बैजेस ऑफ ट्रेड होते हैं। द बैजेस ऑफ ट्रेड विच आर यूज टू डिटरमिन इफ एन एक्टिविटी इज इन द नेचर ऑफ द ट्रेड आर एज फॉलो। अब वो कौन कौन से बैजेस हैं जिनको आइडेंटिफाई करके हमें ये पता चलेगा कि अच्छा ये जो अभी हमने ट्रांजेक्शन की है क्या ये एज अ ट्रेड ट्रीट होगी या नहीं ट्रीट होगी। तो सबसे पहले द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रांजेक्शन। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि आर द गुड्स ऑफ अ टिपिकल सॉरी आर द गुड्स ऑफ टाइप नॉर्मली यूज्ड इन ट्रेडिंग। इसमें ये देखा जाएगा कि जो चीजें आपने बेची हैं क्या नॉर्मली उन चीजों को बेचा जाता है या नहीं जाता, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांजेक्शन में देखा जाएगा कि आपने जो चीज सेल की है क्या वो नॉर्मली सेल हो रही है या नहीं हो रही। अगर वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सेल हो जाती है तो वो ट्रेड कंसिडर होगा, अदरवाइज वो ट्रेड कंसिडर नहीं होगा। द लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ ओनरशिप। अच्छा जी, अब देखा ये जाएगा कि अगर आपने एक चीज जो है वो बहुत कम अरसे के लिए ओन की है या होल्ड की है, जिस तरह बिजनेसेस इन्वेंट्री होल्ड करते हैं तो वो बहुत थोड़े टाइम के लिए होल्ड करते हैं, राइट। तो अगर आपने बहुत कम टाइम के लिए एक इन्वेंट्री होल्ड की है तो वो आपका ट्रेडिंग कंसिडर होगा, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए होल्ड की है तो वो ट्रेडिंग कंसिडर नहीं होगी। जैसे अब एक बंदा है जो गाड़ी बेचता है, उसके पास एक ही गाड़ी है और वो गाड़ी बेचता है, तो देखा ये जाएगा कि वो गाड़ी उसने कितने टाइम के लिए होल्ड किया। अब देखो एक जो डीलर होता है, कार डीलर होता है, वो गाड़ी बहुत कम टाइम के लिए होल्ड करता है, राइट। लेकिन एक एक फैमिली पर्सन जो है वो ज्यादा टाइम के लिए गाड़ी होल्ड करेगा। तो लेंथ ऑफ ओनरशिप इसमें देखा जाएगा। फिर इसके अलावा जो है द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन्स बाय द सेम पर्सन। अच्छा, फिर ये देखा जाएगा कि आपने ये वाले जो है ना, ये इसका दिया हुआ है सो फर्म और फास्ट, ये दो आपने निमोनिक्स जो है इसके याद रखने हैं, ठीक है। एस फॉर सब्जेक्ट मैटर, ओ फॉर ओनरशिप, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में देखा जाएगा कि उस बंदे ने कितनी बार ये ट्रांजेक्शन की है। अगर वन टाइम ट्रांजेक्शन की है तो फिर आपकी वो ट्रेडिंग कंसिडर नहीं होगी, वो वन टाइम ट्रांजेक्शन थी। लेकिन अगर बार बार वो बंदा वो ट्रांजेक्शन कर रहा है तो फिर वो आपकी ट्रेडिंग के तौर पर कंसिडर होगा। आई का मतलब होगा आपकी इंप्रूवमेंट्स एंड मार्केटिंग। तो वर्क परफॉर्म्ड ऑन गुड्स टू मेक them मोर मार्केटेबल इंडिकेट्स ट्रेडिंग। अगर तो आपने एक चीज पर पैसे लगाए हैं, उसकी मार्केटिंग पर पैसे लगाए हैं, उसकी लुक पर पैसे लगाए हैं ताकि वो चीज जल्दी सेल आउट हो जाए, तो वो ट्रेडिंग होगी। अब जब भी एक बिजनेस अपना प्रोडक्ट बेचता है तो वो उस पर मार्केटिंग करता है, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप उसकी मार्केटिंग एंड उसकी इंप्रूवमेंट कर रहे हो तो वो ट्रेडिंग कंसिडर होगा, अदरवाइज वो ट्रेडिंग कंसिडर नहीं होगा। आर स्टैंड फॉर रीजन फॉर द सेल। रीजन क्या था सेल करने का, अगर आपको कैश चाहिए और इस वजह से आप सेल कर रहे हो तो दैट विल बी ट्रेडिंग। और इसके अलावा अगर कोई रीजन है, मे बी अर्जेंसी आ गई है या आपको वो चीज मजीद जरूरत नहीं है इस वजह से आप सेल कर रहे हो, तो फिर वो ट्रेडिंग के तौर पर कंसिडर नहीं होगा। देखो, अ फोर्स्ड सेल टू रिसीव रेस कैश, अगर आप मजबूरी में एक चीज बेच रहे हो तो वो ट्रेडिंग जो है वो कंसिडर नहीं होगा। फिर लास्ट वन एम आ जाता है। एन का मतलब होता है, सॉरी, एम का मतलब होता है मोटिव, कि अगर आपका उस चीज को बेचने के पीछे जो रीजन था वो प्रॉफिट कमाना था तो वो आपका ट्रेडिंग कंसिडर होगा, अदरवाइज वो ट्रेडिंग नहीं कंसिडर होगा। तो याद रखिएगा कि आपके पांच सॉरी छह बैजेस हैं सो फर्म के नाम से। सब्जेक्ट मैटर, ओनरशिप, फ्रीक्वेंसी, इंप्रूवमेंट्स, रीजन एंड मोटिव। इनको यूज करके आप आइडेंटिफाई करते हो कि आया आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है क्या वो एक ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन थी या नॉन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन थी। अगर तो वो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन थी तो उस पर ट्रेडिंग प्रॉफिट के टैक्स रूल्स लगेंगे। लेकिन अगर वो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन नहीं थी, फिर उस पर हो सकता है कैपिटल गेन के टैक्स, सॉरी, कैपिटल गेन के रूल्स लग रहे हो या प्रॉपर्टी के रूल्स लग रहे हो या जिस भी तरीके की वो चीज थी उसके रूल्स उसके लगेंगे, ठीक है। अच्छा,
फिर उसके बाद जो है कहता है इन एडिशन टू द ओरिजिनल 6 बैजेस ऑफ द ट्रेड मेंशन अबव, कुछ और भी हमारे पास बैजेस हैं जिसमें जो फास्ट के रूल से हम देखते हैं FAST। सबसे पहले है फाइनेंस वेयर द टैक्स पेयर टुक आउट अ लोन टू बाय द एसेट एंड एक्सपेक्ट टू रीपे द लोन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द सेल। अच्छा जी, इसमें वो ये कहता है कि आपका अगर तो फॉर इंस्टेंस आपने एक एसेट खरीदा था, सॉरी एक लोन लेकर एक एसेट खरीदा और अब आप उस एसेट को बेच रहे हो ताकि उस लोन को रीपे करो, तो ये आपका जनरली ट्रेडिंग में कंसिडर नहीं होता। Method of accusation where the taxpayer acquired the asset by the way of purchase rather than receiving it as a gift or by inheritance। देखो जी, अगर एक बंदे ने एक चीज खरीदी है और इंस्टेड ऑफ रिसीविंग इट एज अ गिफ्ट और इनहेरिटेंस, तो वो आपका जो है मेजरली ट्रेड के तौर पे कंसिडर होगा कि पहले आप चीज खुद खरीद रहे हो और फिर उसको सेल आउट कर रहे हो, तो वो आपका ट्रेडिंग के तौर पे कंसिडर होगा। लेकिन अगर आपने गिफ्ट या गिफ्ट के तौर पे अगर आपको एक चीज मिली है या आपने वो चीज इनहेरिट की है आपके जो अबव जनरेशन थी उससे अगर वो आपको चीज मिली है, तो वो फिर ट्रेडिंग के तौर पे कंसिडर नहीं होगी। मुझे बस एक सेकंड दे दें प्लीज। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ सिमिलर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस जी, एसटी का मतलब होता है सिमिलर ट्रांजैक्शंस, अगर तो उस जैसी मजीद ट्रांजैक्शंस जो ये अगेन फ्रीक्वेंसी से रिलेट करेगा, ठीक है। अगर तो उस ट्रांजैक्शन से रिलेट उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो है वो और भी ट्रांजैक्शंस आपके पास मौजूद हैं, तो दिस मींस वो आपकी ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन हो जाएगी, अदरवाइज वो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन नहीं होगी। याद रखिएगा ये बैजेस सिर्फ आपको एक प्राइमरी इंडिकेशन देने के लिए यूज किए जाते हैं, और हो ये सकता है कि एक सिचुएशन में एक बैच सेटिस्फाई हो रहा हो, दूसरा बैच सेटिस्फाई ना हो रहा हो, तो आपने फिर हर सिचुएशन में ये देखना होगा जो सिचुएशन मैक्सिमम बैजेस सेटिस्फाई करेगी वो आपकी ट्रेडिंग होगी, अदरवाइज वो ट्रेडिंग नहीं होगी। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन बड़ा आसान सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से बैजेस ऑफ ट्रेड जो हैं हमारे पास होते हैं, या कौन सा बैज ऑफ ट्रेड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये पूछने को नहीं आएगा कि आया ये ट्रेड हमारे पास जो है वो ट्रेडिंग में शो हो रही है या नहीं हो रही। ये जो ब्लू बॉक्स है ये सारा आप इसको जो है वो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक दफा जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे ज्यादा और इसमें कुछ नहीं है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने दो बातें की हैं। पहली बात हमने ये की कि हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट को एक्रूवल बेसिस में और कैश बेसिस पे एडजस्ट करना सीखा, और दूसरी बात हमने ये दूसरी बात जो है हमने इसमें बैजेस ऑफ ट्रेड के बारे में बात की। अब हम थोड़ा सा ट्रेडिंग इनकम असेसमेंट की तरफ बात करते हैं, और हम ये देखते हैं कि अच्छा आपकी जो ट्रेडिंग इनकम होगी वो असेस जो है वो कैसे की जाएगी। तो ट्रेडिंग, अच्छा, ट्रेडिंग इनकम असेसमेंट की हम ये जब बात करते हैं तो आपको पता है कि देखो एक होता है टैक्स ईयर, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूं। एक होता है आपका टैक्स ईयर, और आपका टैक्स ईयर स्टार्ट होता है, मैं राउंड ऑफ अबाउट ले रहा हूँ, April 24 से मार्च, जो जिसका बारे में आपने टैक्स कैलकुलेट करना है, April 24 से March 25। एक होता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, आपको पता है अकाउंटिंग ईयर बेसिकली या अकाउंटिंग पीरियड कह लो या अकाउंटिंग ईयर कह लो, वो टाइम पीरियड होता है जिसके लिए एक कंपनी या एक बिजनेस अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है वो बनाता है, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर तो आप, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर तो आपका अकाउंटिंग ईयर और टैक्स ईयर सेम है, यानी फॉर इंस्टेंस आपका अकाउंटिंग पीरियड भी April 24 से March 25 पे खत्म होता है, तो आपने बड़ा सिंपल सा काम करना है। आपको जितनी भी इस अकाउंटिंग ईयर की जो इनकम्स होंगी, ट्रेडिंग इनकम की बात कर रहा हूं, वो सारी की सारी इस ईयर में टैक्स हो जाएंगे। यानी बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आपका अकाउंटिंग ईयर और आपका टैक्स ईयर सेम है,
राइट, यानी दोनों ही अप्रैल 24 से स्टार्ट हो रहे हैं, मार्च 25 में खत्म हो रहे हैं, फिर तो आपका अकाउंटिंग और टैक्स अलाइन हो जाएंगे। आपकी ट्रेडिंग इनकम जो है वो सिमिलरली इसी पूरे साल में टैक्स हो जाएगी। लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट और सॉरी आपकी टैक्स ईयर और आपकी अकाउंटिंग ईयर एक साथ नहीं आ रहा। फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूं कि मेरा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो लेट्स से हम इसको लिख लेते हैं। हाँ, मेरा अकाउंटिंग पीरियड जो है मैं यहां पर लिखता हूं, मैं अकाउंटिंग पीरियड को एपी से शो कर रहा हूं। मेरा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखें, इस सिनेरियो में मेरा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो मेरे टैक्स ईयर के साथ अलाइन नहीं कर रहा। मेरा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है जनवरी 2024 में, जबकि मेरा टैक्स ईयर स्टार्ट होता है दिसंबर 20 सॉरी अप्रैल 2024 में, ठीक है। तो अब आपने क्या करना होगा, चलिए मैं ये भी लिख देता हूं, लेट्स से ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि मेरा जो अकाउंटिंग पीरियड था वो था जनवरी 2024 से दिसंबर 2025, और इसमें जो मैंने प्रॉफिट अपना कमाया वो कमाया 100,000 पाउंड्स, ठीक है। आपने ये बताना है कि भाई मुझे कितना प्रॉफिट जो है वो उस पर इस साल टैक्स देना पड़ेगा। तो अब जरा ध्यान से देखें, देखें आपका जो पीरियड है जनवरी 24 से लेकर मार्च 24 तक, ठीक है, जनवरी 24 से मार्च 24 तक कितने महीने बने, 3 महीने बने। ये वाला आपका जो पीरियड है अकाउंटिंग पीरियड का, ये किस साल टैक्स हो जाएगा, ये टैक्स हो जाएगा 23-24 के टैक्स ईयर में, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो टाइम पीरियड है ये 2023-2024 के टैक्स ईयर में आ रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ होगा है अप्रैल 23 से और खत्म हुआ होगा मार्च 2024 में। तो ये जो जनवरी 24 से मार्च 24 का टाइम पीरियड है ये आपका 23-24 में टैक्स हुआ होगा। इसका मतलब है कि 100,000 में से 3 महीनों का जो प्रॉफिट है, जो भी ये अमाउंट आ रही है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये अमाउंट जो है हमारे पास आती है 25,000। तो हम ये कहेंगे कि ये आपका जो 25,000 का जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स आपको कब देना पड़ेगा, 23-24 के टैक्स ईयर में। अब जो बाकी बच गया हमारे पास, जो कि बेसिकली क्या होगा, जो कि स्टार्ट हो रहा होगा अप्रैल 24 से और खत्म हो रहा होगा दिसंबर 24 में, ठीक है। तो ये वाले जो आपके पास 9 महीने रह गए हैं, इन पर आपको टैक्स कब देना पड़ेगा, 24-25 में टैक्स देना पड़ेगा। तो आप यूं कह लो कि ये जो 100,000 बाकी 7 मंथ का बच गया है, जो कि 75,000 बनता है, आपको इस साल कितनी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, 75। तो जब आप ट्रेडिंग इनकम, ट्रेडिंग प्रॉफिट जब आप लिख रहे होगे या ट्रेडिंग इनकम आपने टैक्स देना होगा, उस पे आपने 75,000 लिखना है, 100,000 नहीं लिखना। तो समझाने की बात ये थी कि आपने ये देखना होगा कि आपका जो टैक्स ईयर है अप्रैल 24 से मार्च 25, इस टाइम पीरियड में, इस टैक्स ईयर में कितने अकाउंटिंग मंथ्स आपके जो है वो आ रहे हैं। सिर्फ उन्हीं अकाउंटिंग मंथ्स का प्रॉफिट आपको इस साल जो है उस पर आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से अब मैं ये कहता हूं कि मेरा जो अकाउंटिंग पीरियड है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं समीर, आप इसको सॉल्व करें। मैं कहता हूं कि मेरा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से अकाउंटिंग पीरियड मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2024 को, ठीक है, और ये खत्म हो रहा है 30th जून 2025 को, ठीक है। ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है। और आपने मुझे ये बताना है, अच्छा इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट जो है मेरा वो आ रहा है 100,000,
आपने मुझे अपॉर्शन करके ये बताना है कि भाई कितने जो है मैं अपने इस जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है 100,000 इस पर कैसे टैक्स जो है वो कैलकुलेट करूंगा। तो आप मुझे जरा बता दें कि मेरे जो टैक्स ईयर्स हैं, मेरे टैक्स ईयर 23-24 में कितना टैक्स आएगा, और 24-25 में कितना टैक्स आएगा, एंड 25-26 इन 3 सालों में अगर तो कोई टैक्स आता है तो वो कितना कितना टैक्स आएगा। आप जरा इसको कैलकुलेट करें, फिर मुझे इसके आंसर्स बता दें। सर 24-25 में तो 9 मंथ्स का आएगा ना। सॉरी। ये 24-25 जो ईयर है, टैक्स ईयर, जी जी। इसमें 9 मंथ्स का हम टैक्स पे करेंगे। जी एग्जैक्टली इसमें हम 9 मंथ्स का करेंगे। कैसे 9 मंथ्स का करेंगे, तो देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी आपका स्टार्ट हो रहा है जुलाई 24 से और खत्म कब होगा आपका, मार्च 25। तो ये जो 9 मंथ्स आपके बनते हैं, ये आपका टैक्स होगा 24-25 में। ऑब्वियसली 23-24 में कोई टैक्स नहीं होगा क्योंकि वो पीछे चला जाएगा। और जो बाकी बच जाएंगे आपके, दैट इज अप्रैल 25 से जून 25 का, ये आपके जो 3 मंथ्स बनेंगे, ये आपके 25-26 में टैक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझाने वाली जो बात ये थी वो ये याद रखना है कि जब भी आपको टैक्स प्रॉफिट्स दिए जाएंगे या ट्रेडिंग प्रॉफिट सॉरी दिए जाएंगे, तो आपने एज इट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट कभी भी नहीं लेना। आपने एक स्टेप जरूर करना है और उसमें ये देखना है कि अच्छा मुझे पहले ये तो देखने दो कि जो 1 लाख का प्रॉफिट मैंने अचीव किया है, क्या उस सारे के सारे पर ही मुझे इस पर टैक्स देना है या नहीं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपने अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए करनी है, वो ये करनी है कि आपने जो भी आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट दिया जाएगा उसको पहले टैक्स ईयर्स के अकॉर्डिंगली अलाइन करना है। और ये कब करोगे, ये तब करोगे जब आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट और आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो अलाइन नहीं होंगे, तो आपने उसको जो है वो अलाइन करना होगा। ठीक है, आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ जाएगी। अब आपकी बुक्स में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बल्कि एक वर्ड दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट तो खैर इंक्लूडेड नहीं है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन प्रॉफिट। इसको सिर्फ आपने समझना है। ये आपके पेपर में सिर्फ एज इट इज क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है। इसकी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सारी एटीएक्स में आती हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि ट्रांजिशन प्रॉफिट क्या होता है। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टैक्स ईयर और अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जब भी हमने अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट पर टैक्स कैलकुलेट करना होता है तो हम उसको टैक्स ईयर के अकॉर्डिंगली अलाइन करते हैं। ऐसे अलाइन करने पे बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारा जो प्रॉफिट का एक हिस्सा है, या तो उस पर टैक्स नहीं लगता या उस पर डबल टैक्स चार्ज हो जाता है। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूं। जब भी हम अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट को, जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड में आया होता है, उसको जब हम टैक्स ईयर पर अलाइन करते हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस जिस पे एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, लेट से 1 महीने का प्रॉफिट या 2 महीने का प्रॉफिट ऐसा हो जाएगा जिस पर या तो डबल टैक्स लग जाएगा या तो उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, दोनों केसेस हो जाते हैं। उसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल प्रॉफिट्स या ट्रांजिशन प्रॉफिट्स। आपने ये बात याद रखनी है कि एज पर द HMRC रूल, जो ये जो ट्रांजिशन प्रॉफिट्स आपके आते हैं, इनको आप अगले 5 सालों पर स्प्रेड कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, मेरा ट्रांजिशन प्रॉफिट आ रहा है 10,000 रुपए। HMRC कहता है 10,000 आपको इसी साल नहीं पे करना, 10,000 के 5 हिस्से करो, तो ये बन जाता है 2,000। 2,000 जो है आपने इस साल पे करना है, 2,000 आपने अगले साल,
2000, उससे अगले, सो ऑन। तो जो ट्रांजिशन प्रॉफिट होता है, बस ये याद रखो, HMRC के अकॉर्डिंगली उसके 5 हिस्से कर दिए जाते हैं, और हर साल का जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है उसमें ऐड ऑन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, इस साल मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट है 10,000, ठीक है, सॉरी 1 लाख, 10,000। मेरा ट्रांजिशन प्रॉफिट जो है वो इस साल का कितना बनेगा, 2,000, ठीक है। तो मेरा टोटल ट्रेडिंग प्रॉफिट हो जाएगा 12,000 रुपए। तो मेरा इस 12,000 पे टैक्स दूंगा। तो आपने क्या याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में ट्रांजिशन प्रॉफिट आएगा, अगर तो वो 5 हिस्सों में डिवाइडेड नहीं है तो 5 हिस्सों में डिवाइड करो, अगर तो डिवाइडेड है तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर बस सिंपल उसकी अमाउंट उठा लो और अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट में उसको ऐड कर दो, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल आपके कोर्स में नहीं है रिगार्डिंग द ट्रांजिशन प्रॉफिट, तो हम भी इसको यहीं तक रखेंगे। सिर्फ बस याद क्या रखना है कि ट्रांजिशन प्रॉफिट आपके वो प्रॉफिट्स होते हैं जो किसी भी रीजन की वजह से पिछले सालों में अनटैक्स रह जाते हैं, ठीक है, और उनको हम क्या करते हैं, 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स हम उनको अपॉर्शन कर देंगे। तो आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसका जो है वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ट्रांजिशन प्रॉफिट्स का, और फिर हम जो है वो आगे जाते हैं। जस्ट टू टेल यू कि ट्रांजिशन प्रॉफिट जो है वो कैसे आएगा। आपकी बुक में टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 जो है वो गिवन है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 देख लेते हैं। कहता है फ्रैंकलिन हैज ऑलवेज प्रिपेयर्ड अकाउंट्स टू 31 मार्च ईच ईयर, यानी उसका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो कब खत्म हो रहा है, अकाउंटिंग प्रॉफिट उसका खत्म हो, सॉरी अकाउंटिंग पीरियड उसका खत्म हो रहा है 31 मार्च, यानी वो स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल में, खत्म वो मार्च में हो रहा है, ठीक है। His adjusted trading profit for the year ended 31st March 2024 are 92 pounds, thousand pounds, and for the year ended 31st March 2025 are 97,000 pounds. अच्छा जी, calculate the amount of Franklin and Lai's total income for the tax year 24-25। अच्छा जी, आप मुझे जरा कैलकुलेट करके बताओ कि फ्रैंकलिन की 24-25 में कितनी इनकम जो है वो ट्रेडिंग इनकम की बात हो रही है वो टैक्स होगी। तो जरा इसको मुझे जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, ये वाला आसान है। सर ये 24-25 का टैक्स बताना है। नहीं नहीं, आपने बस सिर्फ ये बताना है कि कितनी इनकम पर टैक्स लगेगा, कितने प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा। 24-25। हाँ जी, बताओ कितना कितनी प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा। सर ये 32,500। 32,500 कैसे आ रहा है।
सर ये जो 30 सितंबर 24 की जो प्रॉफिट है ट्वेंटी नाइन नहीं नहीं, थाउजेंड उसकी नहीं, मैं सिर्फ ये फ्रैंकलिन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी ये बताओ। ये अच्छा अच्छा, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक। सर इसका टैक्स ईयर और अकाउंटिंग ईयर तो सेम ही है ना? एग्जैक्टली exactly. देखो इसका टैक्स ईयर और अकाउंटिंग ईयर सेम है, बिकॉज देखो वो कह रहा है 31 मार्च 2025, विच मीन्स कि स्टार्ट कब हुआ होगा? स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल सर 24 और खत्म हुआ होगा मार्च 25। तो यही हमारा टैक्स ईयर है, विच मीन्स कि फ्रैंकलिन के केस में जो उसका टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट हम इस साल कंसिडर करेंगे दैट इज 97,000। ठीक है। जी सर, ठीक है अब सर। आगे देखो, लेई हैज ऑलवेज प्रिपेयर्ड अकाउंट्स टू 30th September each year. Her adjusted trading profit for the year ended 30th September 2024 are 29,000 and for the year ended 30th September 2025 are 36,000। अब इस केस में हमने अपॉर्शन करना होगा। कैसे देखो, क्योंकि हमारा साल स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 24 से, तो हमने कंसिडर क्या करना होगा? अप्रैल 24 से सितंबर 24 तक का टाइम पीरियड सबसे पहले। तो वो कितने महीने बनते हैं? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, दैट इज 6 मंथ्स। तो सर 29,000 को हम लाइक हाफ पे डिवाइड कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पे डिवाइड कर देंगे, तो कितना आया था? 14500। 14,500। चलो, फिर जो अगला हमने करना है दैट इज अक्टूबर 24 से मार्च 25 तक। ठीक है। उस केस में 36,000 है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स बनते हैं। तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइड बाय 12 कर देंगे। 18,000 आ रही। कितना? 18,000। 18,000 आ गया। तो उसकी जो अप्रैल 24 से मार्च 25 तक जो जिस इनकम पे हमने इस साल टैक्स देना है वो बनेगी 14 और 18 को ऐड करके 500, कितना बनेगा? 32,500। 32,500 उसकी ट्रेडिंग प्रॉफिट या ट्रेडिंग इनकम हो गई। ठीक है। अब यस सर। देखो यहां पर वो ये कह रहा है शी हैज ट्रांजिशन प्रॉफिट्स ऑफ 2500 टू बी टैक्स्ड इन द ईयर दिस। यानी उसके कुछ ऐसे ट्रांजिशन प्रॉफिट्स भी हैं जो पीछे से कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, और वो इस साल कितने के हैं? 2500। यानी उसने ऑलरेडी आपको उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करके दे दिया हुआ है कि इस साल 2500 पे टैक्स लगेगा। तो 32 में ये ऐड करेंगे तो दैट विल बी 35,000 की जो टोटल ट्रेडिंग इनकम होगी या ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा उस पर उसका टैक्स जो है वो लग रहा होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। चलो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, और आगे हमने क्या कवर अप करना है इसमें? अच्छा, आगे आई गेस यही था। ये मैं बस आपकी बुक में जरा देख लूं कि और क्या क्या है इसमें। अच्छा, और तो आपके इस वाले चैप्टर में कुछ खास है नहीं, सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आपका ये काम है आज के लिए कि इस चैप्टर को थ्योरेटिकली आप जो हो रिवाइज कर लो। ठीक है, मतलब एक तरीके से इसकी रीडिंग कर लो, और इसके जो मैंने पिछले लेक्चर में जो इसके रूल्स लिखवाए थे उनको जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लो, और जो आज पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लो। कल हम इसी की कुछ टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स को सॉल्व करके इस चैप्टर को जो है वो वाइंड अप कर देंगे। ठीक है। ठीक होगा सर।
ठीक है, आज के लिए इसको बस रीड आउट कर लो सिर्फ, कल हम इसकी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स करेंगे, ताकि कल जब हम टेस्ट अंडरस्टैंडिंग्स करें तो आपको जो रूल्स वगैरह हैं वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। जब वो याद होंगे तो क्वेश्चंस इसके आसान हो जाएंगे। तो कल हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है सर। चलो चलो ठीक है, टेक केयर।